स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम दोस्त बात करने वाले हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नीति निर्देशक तत्वों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व होता क्या है। तो नीति निर्देशक तत्व दोस्त हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का जो अनुदेश प्रपत्र है उसमें नीति निर्देशक तत्व के रूप में उसे स्थान दिया गया है। भारत तथा आयरलैंड को छोड़कर विश्व के किसी भी देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान नहीं है। ठीक है, और भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य था कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य के रूप में परिणत किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्ति रूप ले सके। ठीक है, और जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं। ठीक है, जिनके पालन द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान हो सके या सामाजिक आर्थिक रूप से उनका विकास हो सके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में कुछ प्रमुख अंतर है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में उल्लिखित है। ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तीसरा देखिए, इसकी प्रवृत्ति नकारात्मक है। मौलिक अधिकार इसकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व की प्रवृत्ति सकारात्मक है। ठीक है, कैसी है? सकारात्मक है। ठीक है, आगे देखिए, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, यानी कि इसके उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जाता है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व गैर वाद योग्य है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के जो भी सिद्धांत सरकार के द्वारा इसमें जो प्रावधान बनाया जाएगा वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला देखिए, कानूनी रूप से मान्य है। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं इसको राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है और मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है। अगला देखते हैं, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी विधान की आवश्यकता नहीं है, जबकि नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करती है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करती है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के बारे में सोचता है या किसी व्यक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार व्यक्तियों को, नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व किसी भी राज्य के सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिए। आज का पहला प्रश्न है, देखिए आज का पहला प्रश्न है दोस्त, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए और उत्तर दीजिए। बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को शामिल करने का मात्र उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति के जीवन में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना।
यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। ठीक है, संविधान निर्माता क्या चाहते थे? उनका उद्देश्य था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाने का, कि किसी भी राज्य की स्थापना के लिए उनका ये था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। ठीक है, धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल करेक्ट। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही बात। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये तीनों सही है। जबकि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक सिद्धांत या उद्देश्य का बिल्कुल भी मोटो नहीं था कि किसी भी राज्य में एक धार्मिक राज्य की स्थापना की जाए। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 यानी आर्टिकल 36 to 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। ठीक है, धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए, या फिर पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है। निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, यानी कि मौलिक अधिकार को लागू कराया जा सकता है न्यायालय के द्वारा, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए निदेशक तत्व क्या है? निदेशक तत्व क्या है? वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, कठोर हैं, या फिर लचीले हैं? बताइए। बिल्कुल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो अवाद योग्य है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य और नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग्य है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएएस 2017 प्री में पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। पहला देखिए, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं या फिर कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। न तो एक और न ही दो। ठीक है,
क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है ये विधायिका के कृत्यों पर भी निर्बंधन नहीं करते और कार्यपालिका के कृत्यों पर भी निर्बंधन नहीं करते हैं। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। MC शीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। ठीक है, अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ठीक है, भाग 4 में अंतर्विष्ट क्या है? भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। बताइए कौन से कथन सही होंगे। ठीक है, बिल्कुल इसमें हो जाएगा पहला और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांत हैं, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार को न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है, प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय या फिर लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तीसरा है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है कि यह सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ी व्याख्या इसकी देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख है, इसका वर्णन किया गया है नीति निर्देशक तत्व का। राज्य नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है। ठीक है, यह क्या है? संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यद्यपि भाग 4 के उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योग। ठीक है, कुटीर और लघु उद्योग को प्रोत्साहन। ठीक है, मनरेगा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथनों पर स्टेटमेंट पर आप विचार करिए, बताइए कौन से कथन सही हैं कौन से नहीं सही है। ठीक है, तो ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं है। यहाँ पर राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो है, राज्य नीति निर्देशक तत्व जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनके बारे में बात हो रही है। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है, बिल्कुल करेक्ट है।
इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये भी आईएएस की परीक्षा में पूछा गया 2015 में। ठीक है, देखिए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय या फिर लागू नहीं कराए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका या फिर 7वीं अनुसूची? बिल्कुल कई बार हम इस पर बात कर चुके हैं। कल्याणकारी राज्य की बात सिर्फ कौन करता है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो भारत के संविधान का एक भाग है जो किसी भी राज्य के कल्याणकारी की बात करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? बताइए। समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी या फिर उपरोक्त सभी? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं? उदारवादी भी, समाजवादी भी और गांधीवादी भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद जो कुछ प्रश्न बच जाएंगे वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। ठीक है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा ये गैरवाद योग्य है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।